Hi guys, this is Anjali and I welcome you once again to my channel. So I am here with a detailed explanation of your FCI AG3 Mains Exam Paper 1. गाइस यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करने से पहले आप उस एग्ज़ाम को समझने में अपना टाइम इन्वेस्ट करिए। पहले आप इस वीडियो को अच्छे से देखो, समझो एंड इसकी पीडीएफ जो है मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे इंग्लिश के सिलेबस की। तो इंग्लिश में सबसे पहला टॉपिक हमारा इंग्लिश की ग्रामर, तो जो कि सबसे ज़्यादा बेसिक है इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, ये तो आपको करना पड़ेगा। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग्स, स्पॉटिंग एरर्स, फिलअप्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, क्लॉज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ कि वोकैबुलरी भी आपको करना है, तो क्या ये मतलब मैं बोलूँगी तभी आप करोगे? नहीं, वोकैबुलरी तो इंग्लिश का एक बेसिक चीज़ है जो आपको करना ही करना पड़ेगा। और ये सारे टॉपिक्स आपके वोकैबुलरी अगर आपकी बहुत अच्छी हुई तो इनमें से आप एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर पाओगे जो भी टफ होते हैं हमारे। बाकी अगर आपकी इंग्लिश की बेसिक ग्रामर अच्छी है, ठीक है, तो आप वो तो कर जाओगे। लेकिन अगर आपकी वोकैबुलरी उससे भी ज़्यादा अच्छी है तो आपको इंग्लिश का पेपर क्रैक करने में कोई नहीं रोक सकता। गाइस, मैंने मेंस में जो पेपर 2 किस किस का होने वाला है, मतलब किस कैटेगरी का पेपर 2 है, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के डाल दी हुई है। बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है उसमें कि पेपर 2 किसको देना है एंड इसमें क्या आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, कितने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है मैंने। तो सबसे पहले आपको वही वीडियो देखनी है, उसके बाद आपको सिलेबस समझना चाहिए। ठीक है, सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके देख लें। मैं आपको बता दूं कि आपको इंग्लिश करनी कहाँ से है। ठीक है, इंग्लिश की आप एक मैं जो बुक फॉलो करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, मैं एसपी बख्शी की बुक फॉलो करती हूँ, जिसमें कि क्या है ना, जो भी हमने टॉपिक कंप्लीट किया, जैसे हमने अभी आर्टिकल्स पढ़ लिया, तो उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिवीजन, वर्कशीट, बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें होते हैं। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन मेरे ख्याल से एसपी बख्शी होनी चाहिए। एंड मैंने एरर्स के रिलेटेड है ना, जो भी आपकी बेसिक ग्रामर होती है इंग्लिश की, उसके रिलेटेड मैंने इतनी अच्छी वीडियो बना के डाली है चैनल पर, तो आप उसको भी देख लेना, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग सेक्शन की। तो रीजनिंग में आपका ऑड वन आउट आने वाला है, एनालॉगी, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन। देखो, ये सारा आपका जो बैंकिंग पैटर्न है, मतलब रीजनिंग जो आपके बैंकिंग लेवल एग्जाम्स में आती है और बाकी फर्दर एग्जाम्स में जो रीजनिंग आती है, वही सारे टॉपिक्स आने वाले ना, और कोई न्यू रीजनिंग तो होती नहीं है। और आप बताओ, इनमें से ये सारे ही आपके बेसिक चीज़ें हैं रीजनिंग की, तो ये तो आएंगी ही आएंगी, है ना। देन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, सिलोगिज्म हो गया, वेन डायग्राम, डाइस, पेपर फोल्डिंग, इनइक्वालिटीज़, सिटिंग अरेंजमेंट। और सिटिंग अरेंजमेंट ना ऑल टाइप्स, जैसे कि हो गया आप सर्कल्स में, स्क्वायर में बैठे हो, अंदर की तरफ मुँह किया है आपने, बाहर की तरफ फेस करके बैठे हो, मतलब इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक हो गया, रैंकिंग में भी ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे आप फ्लोर बेस्ड आप करते हो, फिर आप लाइन में बैठे हो, है ना, रो में बैठे हो, तो आप कौन से नंबर पर बैठे हो, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब सारे टाइप की रैंकिंग आने वाली है आपकी। बेसिकली मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि इसके जो पर्टिकुलर टॉपिक है, जैसे कि आप ब्लड रिलेशन देखो, ब्लड रिलेशन आप देखो, उसमें समझो कि ब्लड रिलेशन को हम करेंगे कैसे, है ना। तो वो कॉन्सेप्ट आप अपना क्लियर करो एंड उसके रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ठीक है, और मॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग के लगाओ, क्योंकि रीजनिंग में क्या है ना, टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो आप जितना मॉक लगाओगे, आपका टाइम मैनेजमेंट उतना अच्छा होगा एंड पेपर उतना ही अच्छा जाएगा आपका। अच्छा, मैथ्स में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ। देखो, हम जो है ना मैथ्स को कैसे करते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप वाली, जो मतलब जिनकी मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, एक्स को पुट अप करते हैं इक्वेशन में, है ना, ऐसे करते हैं ना। लेकिन हम अब ये कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम इस तरह से मतलब स्कूल लेवल वाला नहीं कर सकते मैथ यहाँ पे, हम इसमें अपनाते हैं ट्रिक्स। ठीक है, जो कि आप यूट्यूब पे आप ढूंढोगे ना, मैथ्स की इतनी सारी वीडियोज़ है ना, और कोई आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं सिखा रहा होता, सब आपको ट्रिक्स दे रहे होते हैं, ट्रिक्स से समझा रहे होते हैं, और ट्रिक मतलब वैलिड रीज़न भी दे रहे होते हैं कि ऐसी ट्रिक क्यों लगाई हम। अब अगर मैं बात कर लूँ मैथ्स की, तो मैथ्स में जो आपका प्रीलिम्स में जो आपका सिलेबस था, ठीक है, वो तो सारा ही होगा, और उसमें जो स्पेसिफिक थोड़े जो अलग टॉपिक्स, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जो प्रीलिम्स में मतलब फेज़ 1 में जो आपका एग्जाम होता है, वो सारे टॉपिक्स देख लो आप पहले। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, और वो डिस्काउंट साथ में होते हैं ना, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन, एजिस के, है ना, क्वेश्चन आते हैं ना एजिस पे। देन पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस वाला, ट्रेन वाले, बोर्ड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टर्न हो गया। फिर जो आपके थोड़े से इसमें न्यू टॉपिक हैं, वो है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ, प्रोबेबिलिटी, और डीआई तो आया ही हुआ था, है ना, मेंसुरेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है,
तो ये आपके थोड़े से न्यू टॉपिक हैं, ये 4-5 क्वेश्चन टॉपिक जो आपके थोड़े से न्यू है, बाकी आपका जो प्रीलिम्स में फ़ेज़ 1 में एग्ज़ाम हुआ था वही रिपीट होने वाला है। एंड अगर मैं बात करूँ कि इसको आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है, तो देखो ये जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं ये आपके एसबीआई पीओ वाला आ रहा था प्रीलिम्स में ही, तो मेंस में तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा, है ना। तो आप जितना इसकी मतलब आपको पता है इसकी क्या ही बुक होती हैं, जैसे हमारी किरण पब्लिकेशन की बुक्स हैं, एंड मतलब जो भी आप फॉलो कर रहे हो ना बुक आपके पास ऑलरेडी होंगी बुक्स इसकी, तो उनको मतलब देखो आप, और मतलब कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करो। जब तक आपको पता नहीं है कि परसेंटेज में हमको मतलब करना कैसे, परसेंटेज के क्वेश्चंस कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपका पेपर पैटर्न पूछ रहा है, ठीक है, तो इस तरह से आप उसको मेंटेन करो। और मैथ्स में जैसे ही आपकी प्रिपरेशन पूरी ख़त्म होती है तो आप तुरंत इसके मॉक्स लगाना ज़्यादा शुरू करना है, क्योंकि मैथ्स भी एक ऐसा सेक्शन है जो आपका बहुत ही टाइम लेता है ना। तो जितना आप मॉक लगाओगे, जितनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, जितने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, उतनी जल्दी आपका पेपर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके सेक्शन की। अच्छा, मैंने इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोला, क्योंकि ये जो जीके है ना इस बार आपका पूरा गेम पलट कर देगी। मतलब क्या है ना, इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस दे दिए गए हुए हैं, और तो मार्क्स भी इसमें ऑब्वियसली ज़्यादा ही है ना। तो मार्क्स भी ज़्यादा दिलाएगी आपको अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया कि आपको ये करना क्या क्या है इसमें। देखो जीके के जो टॉपिक्स है ना वो इतने ज़्यादा है ना कि आप जितना पढ़ोगे उतना कम लगेगा आपको, लेकिन आपको समझना क्या है कि जो आपका एग्ज़ाम आपसे मांग रहा है ना, एग्ज़ाम जो स्पेसिफिक टॉपिक पे क्वेश्चंस उठा रहा है वही क्वेश्चंस लेके बैठो ना, वही टॉपिक लेके बैठो ना। आप सारे पढ़ने बैठोगे तो आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देके आओ, ठीक है। इसके लिए आप नहीं बने फिर। तो आपको इसको स्मार्टली हैंडल करना चाहिए जीके को। तो देखो जीके में सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं, और हिस्ट्री में एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न के स्पेसिफिक टॉपिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ। एंशियंट में आप देखो एक तो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, लेकिन उसमें भी ना ऐसा नहीं कि पूरा आपको पढ़ना है पास्ट से लेके, मतलब क्या क्या चीज़ें उसमें थी, कौन कौन उस टाइम पे आए हुए थे, क्या क्या सिस्टम था, वो सब मत पढ़ो। मैं आपकी ना इंडस वैली सिविलाइजेशन पे एक वीडियो लेके आऊँगी, वो बहुत एकदम क्रिस्प एंड क्लियर वीडियो रहेगी, ठीक है, वो आप वहाँ पे समझ लेना। इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया उसका। देखो जैनिज़्म से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, ठीक है। और बुद्धिज़्म के जो काउंसिल वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, फर्स्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, किसने कराई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके डायनेस्टीज़, एंशियंट डायनेस्टीज़ में कौन सी प्रोमिनेंट डायनेस्टीज़ हैं जो आपको पढ़ना है। नंदा डायनेस्टी हो गया, मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, इन दोनों को तो स्टार मार्क कर लो आप। गुप्ता एम्पायर में जो 9 ज्वेल्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट गुप्ता पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें इनकी लिखी हुई जो भी बुक्स हैं, इस पीरियड के दौरान लिखी हुई जो बुक्स हैं, फिर इस टाइम पे जो ट्रैवलर्स आए हुए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंशियंट का बस इतना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन जो टॉपिक कवर करोगे इसको सबसे अच्छे से कर लेना। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं मेडिवल की। तो स्लेव डायनेस्टी से लेके मुगल डायनेस्टी तक पूरा आपको पढ़ना है। इनके बीच में हुई जितनी भी बैटल्स हैं, है ना, इन डायनेस्टीज़ के बीच में अंदर जितनी भी डायनेस्टीज़ आएंगे उसमें जितनी बैटल्स की गई हुई हैं सब आपको पढ़ना है। और इनके सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके फर्स्ट रूलर, मतलब जो भी स्लेव डायनेस्टी मान लो किसी ने बनाई, तो किसने बनाई, फर्स्ट कौन थे, लास्ट रूलर कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट। इन्होंने कोई मॉन्यूमेंट्स बनाया, कौन से बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमारे शाहजहाँ थे, उन्होंने तो बहुत चीज़ें बनाई ना, रेड फोर्ट वगैरह बनाया है, शीश महल वगैरह सब बनाए हुए हैं, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है उनके टाइम के। इंपॉर्टेंट पर्सन मतलब जैसे कि हमारे ये अकबर हो गए, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है ना, इनके बारे में सब कुछ पढ़ना है कि इन्होंने क्या बनाया था, इनको और किन नामों से जाना जाते थे, ये इन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब टॉपिक्स। देन बुक्स आ गई, इनके टाइम की लिखी हुई सारी बुक्स, ठीक है, इन डायनेस्टीज़ के बीच में लिखी हुई सारी बुक्स इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स आए हुए थे, है ना, वो इब्न बटूता लोग सब आए हुए थे ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आए थे वो भी, ट्रैवलर्स भी कहाँ से आए थे, उनकी प्लेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया। अच्छा, इसके बाद ना जो हमारे सिख थे, है ना, सिख गुरुज थे ना, हमारे पास 10 सिख गुरुज थे, उनके पूरा ऑर्डर में याद करना है आपको, फर्स्ट सिख गुरु, सेकेंड कौन से गुरु ने क्या बनाया था, सिर्फ इतना, ठीक है। अब मैं बात करूं मॉडर्न हिस्ट्री की, तो इसमें आपको सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़नी है बहुत अच्छे से। देन सारे वाइसरॉय, ओ माय गॉड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने हमारे वाइसरॉय आए हुए थे ना, इन्होंने मतलब इनके टाइम पे क्या क्या इंसिडेंट हुए थे सब इंपॉर्टेंट है। सेरिंगापट्टनम का जो हुआ था ना ट्रीटी, इंपॉर्टेंट है। एंग्लो मराठा वॉर पढ़ लेना है आपको। रिवॉल्ट ऑफ 1857 छोड़ के भी नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। देन सोशल एंड कल्चरल रिफॉर्म्स, इसमें क्या
जैसे कि इनके अंदर ना हमारे प्रोमिनेंट पर्सन्स थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय हो गए, है ना। इन लोगों ने क्या किया है ना, ज्योतिबा फूले हो गए, इन्होंने क्या किया है, जो भी इन्होंने रिफॉर्म्स चलाई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी रिफॉर्म चलाई थी और कब चलाई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हम फ्रीडम स्ट्रगल की बात कर लें तो उसमें जो हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस ना, INC, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कब शुरू हुआ था, कौन स्टार्टिंग में कौन इसके प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है, कितने डेलीगेट्स के साथ ये शुरू हुआ था। फिर इसी के बीच में हमारा बंगाल पार्टीशन हुआ था, सूरत स्प्लिट, मुस्लिम लीग, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, नॉन कॉपरेशन, डांडी मार्च, पूना पैक्ट, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, इनको आप बहुत अच्छे से कवर करोगे, ठीक है। और क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बाद ये जो महात्मा गांधी जी थे, इनके बारे में सारी इनकी मतलब इन्होंने कौन सा मूवमेंट सबसे पहले शुरू किया, ये इंडिया कब वापस आए थे, इनके दौरान हुई जो भी मूवमेंट थे ना, बताया जो मैंने, कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देन लीडरशिप, लीडरशिप के मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमारे महात्मा गांधी जी थे, इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में प्रिसाइड कब किया था, है ना, कब ये प्रेसिडेंट बने थे। देन हमारी सरोजनी नायडू, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें तो ना, जैसे फर्स्ट हो गए, फर्स्ट टाइम इन्होंने कब प्रिसाइड किया था, फर्स्ट वुमेन कौन थी जिन्होंने INC में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। एनी बेसेंट वगैरह ये सब थी ना, इसमें इन्वॉल्व थी बहुत अच्छे से, तो उनका मतलब लीडरशिप बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आपको। देन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है हमारा इंपॉर्टेंट हिस्ट्री डेट्स। तो इसमें आपको क्या कवर करना है, जैसे कि हमारे जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, कब हुआ था ये, ठीक है। बंगाल पार्टीशन कौन सी डेट्स को हुआ था, सूरत स्प्लिट कब हुआ था, मुस्लिम लीग कब बना था। तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स तो थी, वो आपको कवर करनी है। ये समझ आ गया आपको, पूरी हिस्ट्री मैंने अच्छे से बता दी है आपको कैसे क्या कवर करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में आपको सोलर सिस्टम जो है, वो जो सारे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना सोलर सिस्टम के, वो सब आपको कवर करने हैं। एंड ऑलरेडी ये सब जो मैं बता रही हूँ ना इतने अच्छे से, ये सब मैंने पढ़ा रखा हुआ है, ठीक है। सबकी वीडियो मैंने बना के डाली हुई है, इनफैक्ट PDF भी अवेलेबल कराई है आपको टेलीग्राम पर, जाके देख लेना और आपको सच में आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है। आप पढ़ने बैठ जाते हो पूरी थ्योरी, नहीं पूछता एग्जाम एकदम ऊपर ऊपर वाली चीज़ें पूछ रहा है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से पढ़ो इसको। फिजिकल ज्योग्राफी की हम बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप बताओ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनका वो डिग्री पूरा पता होना चाहिए, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का, है ना। अर्थ का इंटीरियर जैसे कि क्रस्ट, मेंटल कोर, रॉक्स, टाइप ऑफ रॉक्स होती है ना, इग्निशियस सेडिमेंट्री रॉक्स वगैरह होती हैं, उनके बारे में सब पता होना चाहिए आपको। अर्थक्वेक मेजरमेंट, अर्थक्वेक का मेजरमेंट मतलब कि अर्थक्वेक अर्थक्वेक को कैसे हम मेजर करते हैं, है ना, वो सब आपको पता होना चाहिए। एटमॉस्फेयर को हम कैसे मेजर करते हैं, तो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसी ज्योग्राफी में ही आता है वो टॉपिक। अब मैं बात करूँ हमारे इंडियन ज्योग्राफी की, तो उसमें आपको क्या पढ़ना है, जो भी इंडिया के एंडिंग पॉइंट्स हैं वो आपको पढ़ना है कि एंडिंग पॉइंट्स क्या क्या हैं। देन आपको माउंटेन रेंजेस कवर करनी है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज हम किन किन के साथ शेयर करते हैं और उनका नाम क्या है, ठीक है। और नेबरिंग कंट्रीज़ में आपको सबसे ज़्यादा ये पता होना चाहिए कि एरिया वाइज आप एक क्रोनोलॉजी में लगाओगे तो कैसे लगाओगे, एरिया वाइज कौन सबसे ज़्यादा हमारे साथ शेयर करता है वो पता होना चाहिए आपको। सेंसस 2011 ये भी ज्योग्राफी में ही आएगा आपका, इसको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए, सब मैंने कवर कराया हुआ है, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स को भी क्रोनोलॉजी में लगाना है, मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी तो नहीं पूछ रहा है आपका, लेकिन कॉन्टिनेंट्स जो है ना, ये सब ऐसे एक स्टैटिक बन के आते हैं आपके पास, ठीक है। तो आपको इसमें सब कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना पढ़ना है एरिया वाइज कौन सा कॉन्टिनेंट छोटा है, बड़ा, छोटा बड़ा, ऐसे क्या समझना है आपको और याद करना है इसको, ठीक है। तो इतना है आपका ज्योग्राफी का सिलेबस। अब मैं अगर आपको बोलूँ कि इकोनॉमिक्स भी आ रहा है, तो इकोनॉमिक्स में क्या आ रहा है वो आप पता जानोगे तो आपको क्या समझ आएगा। इकोनॉमिक्स में सिर्फ आपको RBI एंड सेबी का पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। एकदम कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रीलिम्स में जैसा है ना वैसे ही मेंस में आएगा इकोनॉमिक्स का आपका पूरा। बैंक्स का पूरा मतलब फुल आपको समझ होनी चाहिए बैंक्स की, कब बैंक ये SBI कब बनी थी, नेशनलाइज कब की गई हुई थी, ठीक है। तो मतलब जो भी स्पेसिफिक जो हमारी बैंक्स हैं वो कब स्टार्ट हुई थी, वो सब डेट्स आपको पता होने चाहिए इकोनॉमिक्स में। अब हम बात कर लेते हैं हमारे साइंस के सेक्शन की, जो कि आपके 10th क्लास के लेवल की आने वाली है। एंड इसके आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। साइंस के आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ फिजिक्स की, तो उसमें आपको कौन से टॉपिक्स कवर करने चाहिए, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स पता होनी चाहिए आपको। लेंथ को हम किससे मेजर करते हैं, मीटर्स में मेजर करते हैं, ये मतलब SI यूनिट्स होती हैं इन सब की, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए और आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 10th क्लास की बात कर रहा है तो ये आपको न्यूटन्स के लॉ पता होने चाहिए। लाइट के बेसिस पे आपको क्या पता होना चाहिए, लाइट की स्पीड क्या होती है, वैक्यूम में, नॉर्मल वगैरह सब, है ना, पता होनी चाहिए स्पीड आपको। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पूरा कॉन्सेप्ट, है ना।
रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ये सब आपको पता है होना चाहिए मतलब और ये साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं। ह्यूमन आइज़ का आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मतलब कवर करना है आपको ये सब चीज़ें। जैसे ह्यूमन आइज़ में आप क्या कवर करोगे, देखो हमारे ह्यूमन आइज़ की जो डिसीजेज होती है, मायोपिया, हाइपर मायोपिया, उनको कैसे करेक्ट करते हैं, ये सब टॉपिक्स कवर करने हैं आपको ह्यूमन आइज़ में। ये नहीं आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है ह्यूमन आइज़, नहीं, जो ये स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं इसके रिलेटेड ह्यूमन आइज़ के, वो आपको पढ़ने हैं। एलॉय, एलॉय यहाँ पे मेंशन कर दिया है गलती से, जबकि ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है, तो एलॉय भी आपको पता होना चाहिए। केमिस्ट्री का अगर हम बात करें तो आपको सब्सटेंसेस एंड केमिकल कंपोजिशन आपको पढ़ना है, जो कि सच में एक इस एग्ज़ाम का तो एकदम फेवरेट टॉपिक हो रखा हुआ है ये। और ये वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, फिर आपके पीओपी, जिप्सम, इन सब के बारे में तो पूछ ही ले रहा है ये, है ना, उनके सब केमिकल नेम पूछ ले रहा है, केमिकल फार्मूला भी पूछ ले रहा है ना। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं यहाँ के। एसिड्स, ठीक है, केमिस्ट्री के आपके एसिड्स आपको अच्छे से कर लेना है कवर। अब मैं बात करूं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में अगर 10th क्लास का ये लोग मांग रहे हैं ना, तो बायोलॉजी का आपको प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इतने अच्छे से कर लेना है ना कि आपने आज से पहले कभी नहीं किए होंगे इतने अच्छे से, ठीक है। तो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल बहुत अच्छे से कर लेना है आपको। विटामिन्स का पूरा निचोड़ होता है ना, जो एक विटामिन ए का नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिसीजेज होती हैं, हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स क्या है, विटामिन्स का पूरा निचोड़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड, है ना, हमारे पास एंजाइम्स होते हैं हमारे डाइजेशन प्रोसेस में, तो वो उनके नाम, पर्टिकुलर एंजाइम्स के नाम क्या क्या होते हैं, वो सब आपको पता है होना चाहिए, और ये कवर करने हैं आपको। और हार्मोन्स के बारे में आपको पता होना है। बैक्टीरियल डिसीजेज, जैसे कि हमारी रिंग वॉर्म है, ऐसा पूछ लेगा क्वेश्चन, रिंग वॉर्म जो है वो कौन सी डिसीज़ है, तो वो फंगल डिसीज़ है, ठीक है, तो ये आपको कवर करना है अच्छे से। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके जो है ना, बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये। इसके अंदर जो मैंने ये टॉपिक्स मेंशन किए हैं वो किस बेसिस पे मेंशन किए हैं, जो भी आपके प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी जिस तरह के क्वेश्चंस आ रखे थे स्टैटिक जीके के, तो मैंने वो टॉपिक्स यहाँ मेंशन किए हैं। बिकॉज इसका कोई सिलेबस नहीं होता है, ये हमें प्रीवियस ईयर के बेसिस पे ही करना होता है कवर, और अभी तो हमारा प्रीलिम्स भी हुआ है तो हम उसके बेसिस पे इसको कवर करेंगे, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जितने भी आपके एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उसमें भी इधर ही से स्टैटिक जीके बन के आती है, ठीक है, इन्हीं टॉपिक्स में से। तो हमने वही लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि फर्स्ट आ गया आपको सुपरलेटिव्स, ठीक है, जितने भी आपके सारे लार्जेस्ट, हाईएस्ट, डीपेस्ट वाली चीज़ें हैं ना, वो सब आपको सुपरलेटिव्स में कवर करनी है। डैम्स हो गया, रिवर्स, नेशनल पार्क्स, जो कि सारे अभी करंट में जितने भी रहे हैं ना, उन वही पता होने चाहिए आपको, क्योंकि स्टैटिक भी आपका ना करंट अफेयर्स ही पूछता है, ठीक है। रामसर साइट्स, सिटीज़ सिचुएटेड नियर द बैंक्स ऑफ रिवर, देखो ये बैंकिंग्स में भी पूछा जाता है ना इस तरह के क्वेश्चंस। रिवर सिस्टम आपको अच्छे से पता होने चाहिए, जितने भी हमारी प्रोमिनेंट रिवर्स हैं उनकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। और हाँ, इनकी ना बहुत सारी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स भी हैं यार, इसको रटने जैसा नहीं है, आपको ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के थ्रू इनको याद करना है। पावर प्लांट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, आर्ट एंड कल्चर, तो बाप रे सभी एग्जाम्स का फेवरेट टॉपिक बन रखा हुआ है। एसएससी का देख लो आप, 5 से 6 क्वेश्चन आपको आर्ट एंड कल्चर के मिलने वाले हैं, लेकिन आपको इतना वास्ट में जाके नहीं पढ़ना है, बिकॉज ये एफसीआई का एग्जाम है, आपको ये ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। ये एफसीआई का एग्जाम है और आपको ये बेसिक वाला पढ़ना है आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। जैसे कि हमारे अभी, जैसे मान लो जम्मू कश्मीर अभी न्यूज़ में था, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के थोड़े बहुत आप वो कर लो कवर, आर्ट एंड कल्चर, जैसे कि उनका फेस्टिवल कौन सा सेलिब्रेट करते हैं वो, है ना, वो सब कवर कर सकते हो आप। देन यूएन ऑर्गेनाइजेशंस बहुत इंपॉर्टेंटली पूछी जा रही हैं, जैसे सार्क हो गया, एशियन हो गए, एशियन में कितने मेंबर्स हैं, कब स्टार्ट हुआ था, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया है इसका ये, ठीक है। तो ये आपको कवर करना है बहुत अच्छे से। अब मैं बात कर लूँ करंट अफेयर्स की। देखो करंट अफेयर्स में क्या पूछ रहा है एग्ज़ाम, आप वो समझो पहले, ठीक है। सारे फर्स्ट इन इंडिया, जितने भी इंडिया में अब तक फर्स्ट हुए ना, वो पूछे जा रहे हैं। प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ के द्वारा लिखी गई कोई भी बुक है, उनके द्वारा कोई भी मॉन्यूमेंट्स को मतलब इनॉग्रेट किया जा रहा है। स्पोर्ट्स में कोई प्रोमिनेंट पर्सन है जो स्पोर्ट्स फील्ड में अच्छा कर रहा है, या फिर उसने कोई सेंचुरी वगैरह बनाई, मतलब ऐसे स्पोर्ट्स में जो प्रोमिनेंटली जिस पर्सन का नाम आ रखा हुआ है वो पूछ रहे हैं आपका, ठीक है। अवार्ड्स किसी को मिले हुए हैं, किसी प्रोमिनेंट पर्सन को, वो अवार्ड का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पर, जैसे कि हमारी इंडिया ने अभी लीड किया है उसमें, मतलब प्रोग्रेस किया है थोड़ा, है ना। बहुत पहले बहुत सारी रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग होती हैं, लेकिन इंडिया में जिस रैंकिंग में क्या कहते हैं प्रोग्रेस किया है, वो आपको पढ़ना है, इंडिया की रैंक, ठीक है। स्टेट न्यूज़ आ रही है, नेशनल न्यूज़ आ रही है, इंटरनेशनल न्यूज़ नहीं देखने को मिल रही है, ठीक है। सारी ऑबिचुअरीज़,
ऑबिचुअरीज भी कैसी, जो भी हमारे प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ अगर कोई डेथ डिमाइज हो गई हुई है तो वो इंपॉर्टेंट हो जा रही है। और अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर्स आपको कौन सा कवर करना है, तो 3 से 4 महीने आपके एग्ज़ाम के पहले के, वो तो आपको इतने अच्छे से कवर करना है ना जितने अच्छे से आपने कभी नहीं किए होंगे। ठीक है। और 6 मंथ का तो हम मानते ही हैं कि 6 मंथ का अगर हम कवर कर लेते हैं तो हमसे ज़्यादा होशियार कोई नहीं है। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 3 से 4 महीने वाले तो बहुत अच्छे से करने हैं। हालांकि टाइम है हमारे पास, तो हम 6 महीने का लेके चलेंगे, लेकिन लास्ट मिनट पे जब हम रिवीजन करना होगा तो हम वो 3 से 4 महीने वाले ज़्यादा अच्छे से करेंगे। अब जो एक न्यू टॉपिक ऐड हुआ है हमारे जीके में, वो है कंप्यूटर्स का। तो कंप्यूटर्स भी एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन ये आपको 5 मार्क्स दिलाएगा, तो आप इसको जाने नहीं दे सकते। और इसके भी जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और बहुत बड़ी दुनिया इंटरनेट वाली। ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से कवर करने हैं। और इसके लिए ना कोई स्पेसिफिक बुक नहीं खरीदनी है, यूट्यूब पे ही मैं आपका कंप्यूटर कवर करा दूँगी। ठीक है। कंप्यूटर्स तो मैं करा दूँगी आपका, तो कंप्यूटर्स के लिए आप परेशान नहीं होना। अगर मैं बात करूँ जीके की बहुत अच्छी बुक की, तो देखो आप अब तक तो आपको अच्छे से पता ही होगा कि जीके की कौन सी अच्छी सी बुक्स बहुत अच्छी बुक होती हैं। जैसे कि मैं जो यूज़ करती हूँ वो तो दिशा पब्लिकेशन की है। आप लुसेंट की यूज़ करते होंगे, किरण पब्लिकेशन की यूज़ करते होंगे। तो ये सब एकदम अपने में ना बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं। तो आप इनमें से कोई भी एक बुक लो, लेकिन हाँ उसको एकदम निचोड़ के पढ़ डालो, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। सो गाइस, ये सारे टॉपिक्स मैंने सेक्शन वाइज बता दिए हैं आपके साथ, बहुत अच्छे से डिटेल में आपके साथ बात भी कर ली है इन टॉपिक्स के बारे में। तो आप अब समझो कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स आपके ऑलरेडी कवर्ड हैं, किसको आपको रिवीजन करना है, और कौन से टॉपिक आपके लिए न्यू है इस साल, इस टाइम मतलब, तो उन्हें आप कवर करो अच्छे से। तो ये तो हो गई हमारे पेपर 1 की सारी बातें। अब जिनका पेपर 2 भी है, ठीक है, पेपर 1 तो सिर्फ उनका है ना, सिर्फ जनरल एंड रिपोर्ट का है, बाकी सबका पेपर 2 भी है। तो आपको पेपर 2 का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी बहुत अच्छे से आपके नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया हुआ है। बाकी आप क्या करोगे, टेलीग्राम पे जाओगे एंड उसको डाउनलोड कर लोगे, और वहीं से स्पेसिफिकली आप मार्क कर करके पढ़ोगे। जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको मार्क कर लोगे एंड उन्हीं टॉपिक को आप अच्छे से कवर करोगे। ठीक है, चाहे जिस फील्ड से हैं आप। And this is all from my side. Thank you. Take care. Bye bye.